बलूचिस्तान में बरकरार जंगी सूरत हाल और ऑपरेशन हीरोफ के बाद हमलों की ताज़ा और खतरनाक तरीन लहर और मुसलसल गोरिल्ला कार्रवाइयों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बहरान में मुब्तला कर दिया है। एफसी बलूचिस्तान न सिर्फ पसपा हो चुकी है बल्कि जवानों ने लड़ने से इनकार कर दिया है और एफसी की मुलाजमत भी तर्क कर दी है। इसके हवाले से क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखूंगा और फिर बलूचिस्तान जल रहा है और अवाम की आखिरी उम्मीद तस्वुर की जाने वाली अदलिया कहाँ है। मजलूम जब अदलिया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो इंसाफ के दरवाजे क्यों नहीं खुलते। रियासती मफादात के दिफा के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतों को बलोच माओं की आहें, चीखें, सिसकियां और बलोच नौजवान का कत्ल नजर क्यों नहीं आ रहा। इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे और फिर ऑपरेशन हीरोफ 2 के दौरान हिरासत में लिए जाने वाले 7 एहलकारों के हवाले से इस वक्त एक कंट्रावर्सी मौजूद है, तो वो कंट्रावर्सी कौन दूर करेगा। रियासत और बीएलए हकायक को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीएलए ने डील की है और अपने कमांडर्स रिहा करवाए हैं तो बताया क्यों नहीं जा रहा। क्या बीवाईसी की क़यादत को रिलीफ के हवाले से ऐसी कोई चीज़ उस डील का हिस्सा नहीं थी। और उसके अलावा तुर्बत यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज, यूनिवर्सिटी के गेट बंद, पुलिस तलब, ये सूरत हाल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें ताकि मुझे कुछ वॉच टाइम मिल सके। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान में मौजूद हैं और फिर ईरानी वफद भी यहाँ पर मौजूद है और ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से पीस जो एक मुज़ाकरात है, पीस टॉक्स हैं, वो शुरू हो चुके हैं। अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है और एक खुश आइन अमल है। लेकिन मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में एक स्टेक होल्डर लापता है। जी नाज़रीन, एक स्टेक होल्डर यानी इसराइल। अगर इस स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड न लिया गया तो मैं समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात और ये जुस्तजू और ये मेहनत सारी ज़ाया होने जा रही है। और इस यकीनन आगे चल के आप देखेंगे कि ये पीस टॉक जो होंगे यहाँ पर या यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट होगा, इसराइल उसको नहीं कबूल करेगा और वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, चाहे वो ईरान में रखे या फिर लेबनान में या फिर फ़लस्तीन में। तो आज मैं जब ये सारी सूरत हाल देख रहा था तो वहाँ किसी ने एक पोस्ट रखी थी। उस पोस्ट में कहा गया था कि ये अच्छा मौका है कि इस वक्त हुकूमत आफिया सिद्दीकी की वापसी के हवाले से जेडी वेंस से बात कर सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जेडी वेंस से आफिया सिद्दीकी के हवाले से बात क्यों करेगी रियासत, जबकि इसी रियासत ने खुद CIA को आफिया सिद्दीकी बेची थी कुछ डॉलर्स के एवज। और इसी हमारे रियासत ने उसामा बिन लादेन को यहाँ छुपाया और जब उनका मुफाद था तो छुपाया और फिर इसी रियासत ने उसामा बिन लादेन को CIA के हाथों बेच दिया। तो आज वही रियासत आफिया सिद्दीकी के हवाले से कैसे बात कर सकती है। तो यहाँ पर मसला ये है कि पीस टॉक्स अच्छी बात है, मुज़ाकरात अच्छी बात है, जंग ख़त्म होनी चाहिए और इस जंग को आलमी जंग में तब्दील नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहला मामला ये है कि आपके अपने घर की सूरत हाल क्या है। क्या पाकिस्तान ने अपने दाखिली मामलात को इतनी अहमियत दी है? क्या पाकिस्तान ने दाखिली मामलात पर कभी इतनी संजीदगी दिखाई है? क्या इतनी संजीदगी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुज़ाकरात किए? क्या इसी संजीदगी के साथ कभी बलूचिस्तान को टेबल पर लाने की कोशिश की? नहीं की, कभी नहीं की और मुज़ाकरात के तो दरवाजे ही बंद कर दिए गए। बहरहाल जो भी हो, इस हवाले से आने वाले दिनों में आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुज़ाकरात दुआम नहीं पकड़ेंगे और ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं रहेंगे। आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त तुर्बत यूनिवर्सिटी की सूरत हाल कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुर्बत यूनिवर्सिटी में तलबा का इस वक्त शदीद एहतजाज चल रहा है। यूनिवर्सिटी के गेट पर ताले लगा दिए गए हैं और इंतज़ामिया ने
सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से पुलिस को तलब कर लिया है। तुर्बत यूनिवर्सिटी में तलबा ने एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी का मरकजी गेट परमानेंट बंद करके और वहां पर कुछ तलबा को बिठा दिया है। अब ये सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब एक तालिब इल्म तलाल का मामला सामने आया जिसने पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में दाखिला लिया और उसके पास चालान और दाखिले की तस्दीक भी मौजूद है, ताहम यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से उसे क्लास लेने से रोक दिया गया, जिस पर एहतजाज शुरू हुआ और बाद दीगर तलबा भी अपने मसाइल जिनमें मेस, हॉस्टल, क्लासेस और दीगर सहूलियात शामिल हैं उनको लेकर एहतजाज शुरू कर दिया। और फिर इस देखा देखी में पूरी यूनिवर्सिटी एहतजाज की जद में आ गई और इस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी के तलबा सरापा एहतजाज हैं। तो नाज़रीन, इसके हवाले से जिस तरह मैंने आपसे इब्तिदा में बात की थी एक कि बलूचिस्तान में जो जंगी सूरत हाल है उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको पता है कि जब रियासती मजालिम और जबर अपने इंतहा को पहुंचता है और जब माँ जैसी रियासत डायन बन जाती है तो फिर ऐसी सूरत हाल में आखिरी उम्मीद अदलिया होती है और जब ये आखिरी उम्मीद टूटती है तो मुआशरे तबाही का शिकार होने लगते हैं। इस हालत में हाकिम कमज़ोर मोहरा और रियासत जबर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ किसी इत्तफाकी अमल का नतीजा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत जारी है। इसको रोकने के लिए अवाम के बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अवाम के इज़्ज़त और वक़ार के लिए अदलिया को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रही। गैर आइनी तरीके से होने वाली तरामीम की कोख से जन्म लेने वाली इस अदलिया अब ये महज रियासत का की एक आलाकार बनकर रह गई है। अगर अदलिया का ये दावा दुरुस्त है कि वो आज़ाद है और आइन की पासदारी करती है तो फिर क्या अदलिया नहीं जानती कि ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा को एक गैर आइनी जज ने, एक गैर आइनी अदालत ने एक गैर कानूनी तरीके से और उसको विक्टिमाइज करते हुए रियासती फैसले के बुनियाद पर पाबंद सलासल कर दिया है और 17 साल कैद की सजा सुना दी है। क्या अदलिया नहीं जानती? क्या ये सिर्फ उसका गुनाह था कि ईमान मजारी बलोच है? बलोच बेटियां रियासती जिंदानों में हैं। कोई नहीं जानता कि उनका क्या गुनाह था, किस जुर्म में उनको घरों से घसीट कर ले जाया गया और जब से ले जाया गया है तब से उनको किसी अदालत तक में पेश नहीं किया गया। आखिर उनका गुनाह क्या था? इस पर अदलिया खामोश क्यों है? एक साबिक वजीर आजम इमरान खान गैर आइनी और सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के तहत जोजा और अपने रहनुमाओं समेत जेल में है, लेकिन अदलिया कहाँ है? महरंग बलोच और साथी 1 साल से गैर आइनी तौर पर पाबंद सलासल हैं, लेकिन अदलिया कहाँ है? उनका गैर आइनी ट्रायल चल रहा है। एक पॉलिटिशियंस का जो है वो जेल ट्रायल यानी मिलिट्री ट्रायल, ये एक शर्मनाक बात है, लेकिन अदलिया मुदाखलत नहीं करती। आखिर क्यों? क्या अदलिया नहीं जानती कि अली वजीर के खिलाफ दाखिल मुकदमात एक बुलशिट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है? अली वजीर का दादू से, सखर से, पनवाकिल के एक छोटे से गांव बायजी से क्या लेना देना? और ऐसा थाना कि जिसका नाम भी शायद अली वजीर न सुना हो, वहाँ तक उसको घसीट कर ले आया गया और इस वक्त भी वो अदालत की तरफ से रिहा होने के बाद फिर जाली FIRs में उनको सजा दिया गया। लेकिन अदलिया उनको ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन अदलिया कहाँ है? 8 अप्रैल की रात शराफी गोट कराची के इलाके शाली गोट में रियासती फोर्सेज ने घरों पर छापे मारकर एक ही खानदान के 9 अफराद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया। उनमें कमसिन बच्चे और एक खातून शकीला नामी भी शामिल हैं, लेकिन अदलिया कहाँ है? सूराब में पाकिस्तानी फोर्सेज ने बच्चों के स्कूल को फौजी चौकी में तब्दील कर दिया है। फोर्सेज सूराब के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर रही है, लेकिन अदलिया कहाँ है? फोर्सेज ने FC कैंप के करीब रहने वाले लोगों को इलाका छोड़ने का हुक्म दिया। घर न छोड़ने वाले 25 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। उनके घर उनसे छीन लिए गए, लेकिन अदालत कहाँ है?
जहरी में मकामी सिविल हॉस्पिटल को कैंप में तब्दील कर दिया गया और मंद में बैरून मुल्क मुकीम एक खानदान के घर को भी कैंप में तब्दील कर दिया गया, लेकिन अदालत कहाँ है? पंजगुर में कत्ले आम हुआ, एक माह में 25 से जायद बलोच नौजवानों को कत्ल किया गया, लेकिन अदलिया कहाँ है? मशके और पंजगुर के बाद अब तुर्बत को भी टारगेट किलिंग की एक नई लहर का सामना है, जहां रोज लाशें मिल रही हैं और डेथ स्क्वाड एक बार फिर बेलगाम हो चुका है। लेकिन न तो इस मुल्क में कोई कानून है और न ही अदलिया का इसमें कोई दूर से किरदार नजर आता है। जब एक अदलिया उस एग्रीमेंट जो आइन और हुकूमत के दरमियान, जो अवाम और हुकूमत के दरमियान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में मौजूद है, उसकी पासदारी नहीं करवा सकती, अवाम के इज्जत, उनके वकार और उनकी चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, और अगर इस कौम की बेटियों को का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी अदलिया की मौजूदगी क्या माने रखती है? मैं पूछ रहा हूं जज साहबान से, क्या आपके हाथ काट दिए गए हैं? मैं पूछ रहा हूं जज साहबान से कि क्या आपकी आंखें निकाल दी गई हैं? मैं पूछता हूं पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के जज से कि क्या आपकी कानों में शीशा पिघला के डाल दिया गया है? क्या आपकी जबान के ऊपर कोई लांग बूट रखा हुआ है, या फिर कोई भारी चीज रख दी गई है कि आपकी जबानें नहीं खुलती, आप इंसाफ नहीं करते? रियासती मुफादात के लिए तो आधी रात को अदालतें खुल जाया करती थीं, लेकिन अवामी मुफादात के लिए अदालतें दिन के उजाले में भी इंसाफ नहीं दे पा रही। तो क्या ऐसी अदलिया के होते हुए किसी भी मुल्क का मुआशरा बेहतर हो सकता है? क्या किसी मुल्क में इत्तेहाद, अमन, नज्म कायम हो सकता है? आइन की बालादस्ती बरकरार रह सकती है? कानून की हुक्मरानी बरकरार रह सकती है? कतन नहीं रह सकती। अदलिया के बगैर, इंसाफ के बगैर मुआशरे तबाह हो जाते हैं, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। तो इसी तरह जिस तरह इब्तिदा में मैंने आपसे बात की कि बलूचिस्तान में जंगी सूरत हाल और ऑपरेशन हीरोफ के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उन्होंने बलूचिस्तान में एक खौफ और दहशत की फिजा को जन्म दिया है। और आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले वो सरकारी गाड़ियों में मूव करवाया करते थे, फिर जब सरकारी गाड़ियों पे हमले होने लगे तो उनको प्राइवेट बसेस में एक से दूसरी जगह उनको जो ट्रांसपोर्टेशन थी प्राइवेट बसेस के जरिए होती थी, अब प्राइवेट गाड़ियों के जरिए हो रही थी। उसको भी अब समझ लें कि पिछले दिनों जो हमला हुआ उसके बाद ख़त्म कर दिया गया। चागी नोकुंडी अटैक के बाद और फिर हीरोफ 2 के बाद जो सूरत हाल बनी, उस सूरत हाल ने बलूचिस्तान में एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती। सिक्योरिटी फोर्सेस जो आवाम को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हैं, वो ही बलूचिस्तान के शाहराहों को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। और फिर सूरत हाल सोने पे सुहागा बलूचिस्तान FC का कि उसके जवान नौकरी ही करना नहीं चाहते, मुलाजमत ही नहीं करना चाहते, क्योंकि जंगी सूरत हाल का सामना करना बहुत मुश्किल काम होता है। हथियार उठा के वो लड़ने की हिम्मत ही नहीं रखते। यही वजह है कि FC बलूचिस्तान को आज एक इश्तिहार जारी करना पड़ा, एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, और उस नोटिफिकेशन में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो इस बात की तस्दीक है कि मैंने कुछ अरसा कबल जब ये कहा था कि FC के जवान मुलाजमतें छोड़कर जा रहे हैं और FC बहरान का शिकार होने जा रही है, तो उस वक्त मुझ पर तंज की गई थी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि FC बलूचिस्तान ने जंगी सूरत हाल के बायस सर्विसेज छोड़ने वाले एहलकारों को वापस बुलाने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए। जारी एलामिया के मुताबिक 1 अगस्त 2024 से अब तक जंग की वजह से सर्विस छोड़कर फरार होने वाले एहलकारों को हिदायत की गई है कि वो 30 अप्रैल 2026 तक अपने मुतल्लिका यूनिट्स में रिपोर्ट करें। मुकर्रर मुद्दत के अंदर वापस आने वालों के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बस सूरत दीगर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है, देखें यहाँ शर्म भी नहीं आती, ये भी कहा गया कि विंग ज्यादा अहलकारों को वापस लाने में कामयाब होगी उसे IGFC की तरफ से खास इनाम दिया जाएगा। जनाब मुबारक हो आपको। तो इसलिए जो मुख्तलिफ विंग्स हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वापस ले जाया जा सके। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि ऑपरेशन हीरोफ के दौरान हिरासत में लिए जाने वाले 7 एहलकारों के हवाले से एक कंट्रावर्सी स्टिल मौजूद है। मैंने खुद ये खबर दी थी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और BLA के दरमियान डील हुई। उस डील के नतीजे में एक एहलकार के अलावा बाकी सबको रिहा कर दिया गया, क्योंकि एक एहलकार को उनकी जान ले ली गई थी। लेकिन इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट आया और उस ट्वीट ने फिर इबाहम और फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की। तो उसके साथ ही मेरे व्लॉग पर किसी दोस्त ने कमेंट किया कि आप भी फेक न्यूज़ का शिकार हैं, क्योंकि आपने कहा था कि BLA ने डील की है और BLA ने 7 एहलकारों को छोड़ दिया है। देखें, हीरोफ 2 के बाद BLA के कुछ अहम तरीन कमांडर्स भी रियासती तहवील में लिए गए थे या उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बदले BLA हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से उन कमांडर्स की रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। और इस हवाले से मुख्तलिफ सालसों के जरिए रियासत के साथ निगोशिएट किया जा रहा था। और फिर खुद BLA ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें कहा था कि रियासत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है और वो टाइम ज़ाया कर रही है, और इस मुज़ाकरात की आड़ में वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में फ़िज़ाई ऑपरेशन करना चाह रही है, यानी एयर स्ट्राइक्स कर रही है। तो इसलिए फ़िलहाल मुज़ाकरात मुअत्तल किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद से एक खामोशी छाई हुई है। और फिर गुज़िश्ता रोज़ जो एक ट्वीट आया सिंध से, जिसमें कहा गया कि हमारा एक दोस्त वहाँ पर दुश्मन की कैद में है, अल्लाह उसको हिफ्ज़ व अमान में रखे वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें डेट मेंशन नहीं है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी को या तो BLA खुद क्लियर करे कि वो जो 7 एहलकार थे उनका क्या हुआ, क्या उनके हवाले से कोई डील हुई है, कोई बातचीत हुई है, उनको रिहा कर दिया गया है। क्योंकि आज मैं एक और चीज़ भी देख रहा था किसी जगह कि उसमें कहा गया था कि 7 एहलकारों को कत्ल करके और खुफिया नमूने उनकी डेड बॉडीज रियासत के हवाले की गई हैं। तो ये भी एक जो है वो अपनी जगह पर एक कंट्रोवर्सी है कि आया अगर उनकी डेड बॉडीज रियासत के हवाले की जाती तो फिर मैं समझता हूँ कि उस पर सोशल मीडिया पर एक प्रेशर या एक हाइप क्रिएट करने के लिए उस हवाले से BLA का सोशल मीडिया विंग यकीनन जो है वो उसको प्रोपेगेंडा उसके हवाले से करता और उसके हवाले से आवाम को बताता, और ताकि फोर्सेस में एक खौफ की लहर पैदा हो। और अगर ये डील हुई है तो क्या, जिस तरह पहले ये बात कही जा रही थी कि डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर असीरों की रिहाई भी इस डील का हिस्सा है, तो इस हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी मौजूद है। लेकिन मेरे इंतहाई अहम तरीन ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि BYC का BLA और स्टेट यानी रियासत के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें BYC डॉक्टर महरंग का तो छोड़ें, बल्कि BYC का भी कोई जिक्र मौजूद नहीं है। तो इसलिए इस कंट्रोवर्सी को भी क्लियर किया जाना चाहिए, ताकि ये जो इबाहम पैदा हो रहे हैं, इन इबाहम की वजह से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और फिर वो गलत फहमियाँ बढ़ते बढ़ते बहुत सारी दूरियाँ पैदा कर देती हैं। तो मैं यकीनन रियासत तो नहीं करेगी, रियासत किसी सूरत अपनी कमज़ोरी आवाम के सामने नहीं रखेगी। अब ये काम BLA का है या BLA की जो सोशल मीडिया विंग है उनका है कि वो क्लियर करें कि उन 7 एहलकारों के हवाले से क्या फैसला हुआ। उनको रिहा कर दिया गया, उनके साथ डील हुई, उनके बदले कमांडर्स रिहा हुए, या उनके बदले कोई और मामलात हुए, या फिर उनको कत्ल करके उनकी डेड बॉडीज रियासत के हवाले की गई हैं। जो भी मामला है, इस मामले का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे इबाहम ख़त्म हो। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।